है हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2023 में शुरू हुआ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यानी यूपीआईटीएस आज समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बन चुका है। पहले और दूसरे संस्करण की अपार सफलता के बाद अब इसका तीसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर 2025 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। इस मेले में दुनिया को नए उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और व्यापार की अनोखी झलक देखने को मिलेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आयोजन को लेकर खबर है। सीएम युवा के मोबाइल ऐप का शुभारंभ हुआ है। सीएम योगी ने मोबाइल ऐप का शुभारंभ यहां पर किया है। आपको बता दें लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम युवा नामक एक खास मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। यह ऐप युवाओं को स्वरोजगार, स्टार्टअप और उद्यमिता से जोड़ने के लिए तैयार करेगा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस मंच से प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। तो लखनऊ में एमएसएमई दिवस का आयोजन हुआ है, जहां पर एक खास ऐप सीएम की ओर से लॉन्च किया गया है। सीएम युवा इस ऐप का नाम है, जिसके जरिए जो युवा हैं वो और ज्यादा सशक्त हो पाएंगे। इस मोबाइल के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए जो है युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा किस तरीके से स्वरोजगार वो हासिल कर सके। और एमएसएमई दिवस पर एक खास आयोजन किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से तमाम महत्वपूर्ण बातें भी कही। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है युवाओं को पूरी तरह सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और देखिए मंच से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस ऐप को लॉन्च किया है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये ऐप युवाओं के लिए काफी मददगार साबित होगी। एमएसएमई दिवस पर युवाओं को ये तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा इस ऐप के जरिए मिल पाएगा। एक बड़ी पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से संबोधित भी किया। कई महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से इस दौरान कही गई हैं। और जो विजन उनका है, जिसमें वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो उसमें युवाओं का योगदान जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी क्रम में युवाओं को सशक्त बनाना जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक अहम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम युवा मोबाइल ऐप और यूथ अड्डा का शुभारंभ किया। और इस दौरान यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की कर्टेन रेंजर सेरेमनी भी हुई। और कार्यक्रम में एमएसएमई नीति के लाभार्थियों को चेक और ओडीओपी टूल किट वितरित किए गए। साथ ही प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों और उद्यमियों को शुभकामनाएं भी इस दौरान दी हैं। उत्तर प्रदेश अपनी इस पुरातन पहचान को अपनी विरासत के साथ जोड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को एक आधार प्रदान कर रहा है। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने हर एक क्षेत्र में कुछ नया किया है। लीक से हट करके कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। उसकी एक झलक अभी यहां मंच के माध्यम से आपको देखने को मिली। और प्रदेश के परसेप्शन में आया हुआ बदलाव ये इसी का परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में
माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है। याद करिए 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम की, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी, और वह थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। आज मुझे प्रसन्नता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने अनेक अन्य योजनाएं चलाई, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर सभी 75 जनपदों की उनकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट हो, उसको हम तकनीक के साथ में, उसे हम मार्केट के साथ में, उसके हम पैकेजिंग के साथ में, उसको हम डिजाइनिंग के साथ में जोड़ सकें। ये सभी कार्य हम लोगों ने करने के बाद अब उसे एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर आज कार्यरत हैं, और इसमें लगभग 2 करोड़ लोग जो कार्य कर रहे हैं, आखिर ये यूपी का ही था। 17 के पहले की सरकारें क्या कर रही थी? क्यों उस समय एमएसएमई उद्यम बंद हो गया था? मुझे पिछले दिनों भदोई जाने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, भदोई का कारपेट ये बंदे के कगार पर था। अब और तब की स्थिति थी। आज भदोई 12,000 से लेकर 14,000 करोड़ रुपए का कारपेट एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के अंदर जो कारपेट एक्सपोर्ट होता है, उनमें अकेले उत्तर प्रदेश 60% का शेयर उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश का जितना कारपेट यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें अकेले 60% भदोई का योगदान उसमें है। छोटा सा जिला है। मुरादाबाद को देखें, वहां का ब्रास आइटम, आप कन्नौज को देखें, वहां का इत्र, आप फिरोजाबाद को देखें, वहां की ग्लास के आइटम, आप अलीगढ़ को जाइए, वहां के हार्डवेयर, आप लखनऊ की चिकनकारी, अमरोहा का ढोलक, पीलीभीत की बांसुरी, हर एक जनपद में कुछ ना कुछ उत्पाद है, और आज उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है। ये 55,000 नौजवान जो आज इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मान के चलिए कि हर वर्ष 1 लाख नौजवान को हम इस सुविधा से जोड़ने जा रहे हैं। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के आज 2 केंद्र यहां पर लोकार्पित भी किए गए हैं, बरेली और मुरादाबाद के। सीएफसी बरेली और सीएफसी मुरादाबाद का भी लोकार्पण किया जा रहा है। एक लंबी श्रृंखला हर जनपद के लिए तैयार हो रही है, जहां के माध्यम से वहां की लोकल उत्पाद को
न केवल अच्छी डिजाइन और तकनीक के साथ जोड़ने का, बल्कि उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने के लिए, उसको मार्केट से लिंक करने के लिए भी क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इस दिशा में सीएफसीयू ने सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम युवा से लाभान्वित होकर प्रदेश के एक युवक ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर मिसाल कायम की है। ऋण सहायता से अपने सपने को साकार करने वाले इस युवा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उनका कहना है कि इस योजना ने उन्हें घर के पास ही रोजगार शुरू करने की सहूलियत दी, जिससे अब रोजगार के लिए किसी अन्य शहर में पलायन करने की जरूरत उन्हें नहीं है। सीएम युवा उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। मेरा नाम यश शर्मा है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने हाल ही में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है गोसाईगंज मलौली में, जो कि हम लोग बनाते हैं क्ले पॉटरी प्रोडक्ट्स, जो कि आप मिट्टी के बर्तन वगैरह जो आप देखते हो, इसमें के कुल्हड़ हो गए, ग्लासेस हो गए, कप्स हो गए, प्लेट्स हो गए, ये सब चीज़ें हम उसमें बनाते हैं। और ये सब करने का जो भी हमने मतलब जिम्मा उठाया है, वो एक लोन के थ्रू उठाया है, जो कि एक सीएम युवा उद्यम योजना के थ्रू मुझे मिला है। तो मैं माननीय योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये योजना स्टार्ट करी। और इस योजना के थ्रू क्या हो रहा है कि पहले के जो गांव के लोग होते थे, वो माइग्रेट करके दूसरे सिटीज में चले जाते थे, तो उससे वो वहां पे जाकर के रोजगार लेते थे। पर इस योजना के थ्रू जो मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है, उसमें वो जो लोकल के लोग रहेंगे, वो वहीं पे आकर के अपने घर के पास में ही रह करके ये अपना रोजगार कर सकते हैं। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार सामूहिक विवाह कराएगी। 1 लाख जोड़ों का सामूहिक विवाह सरकार की ओर से कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2 गुना सहयोग प्राप्त होगा। सख्त निगरानी के साथ ये नया लक्ष्य तय हुआ है। उपहारों की गुणवत्ता तक अब तकनीकी नजर इस पर रखी जाएगी। दूसरे जिले के अधिकारी इसमें ऑब्जर्वर बनेंगे। हर विवाह कार्यक्रम पर सीधी निगरानी रखी जाएगी। अभियान चलाकर लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सख्त निगरानी के बीच अब सामूहिक विवाह सरकार की ओर से कराया जाएगा। और सरकार ने सामूहिक विवाह के लिए सख्त नियम भी लागू किए हैं। 1 लाख जोड़ों का सामूहिक विवाह सरकार की ओर से कराया जाएगा। दूसरे जिले के अधिकारी इसमें ऑब्जर्वर का काम करेंगे। हर विवाह कार्यक्रम पर सीधी निगरानी रखी जाएगी। अभियान चलाकर जो है सामूहिक विवाह कराया जाएगा। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी से मंत्री दानिश अंसारी ने मुलाकात की है। मंत्री दानिश अंसारी ने सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट की है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री दानिश अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि मुलाकात शिष्टाचार भेंट है। दोनों ही जो मुलाकात हुई है, फिलहाल मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। और इस मुलाकात के दौरान किन विषय पर चर्चा हुई है, इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। संभावित राज्य को लेकर, राज्य की खुशहाली को लेकर इस दौरान चर्चा हुई होगी। और जैसे कि बताया ये जा रहा है कि शिष्टाचार भेंट ये है, तो संभावित सीएम योगी आदित्यनाथ से जो दानिश अंसारी ने मुलाकात की है, मंत्री हैं, उन्होंने शिष्टाचार भेंट की है और सीएम योगी से मंत्री दानिश अंसारी की है मुलाकात। बताया गया है कि शिष्टाचार भेंट हुई है। और देखिए मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्री दानिश अंसारी के बीच जो मुलाकात हुई है, उसमें एक पुस्तक भी भेंट की गई है। और दोनों ही चेहरों पर आप देखेंगे मुस्कान के साथ ही मुलाकात। और सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने दानिश अंसारी पहुंचे और मुलाकात की तस्वीर भी निकलकर सामने आई है, जहां पर पुस्तक भेंट की गई है।
और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एचसीआर परियोजना के लिए कंपनी का चयन हुआ है। 71 करोड़ की लागत से एचसीआर का डीपीआर बनेगा। 10,000 गांवों और लखनऊ के आसपास के जिलों की तस्वीर इसके जरिए बदल पाएगी। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब एचसीआर बनकर तैयार होगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए कंपनी का चयन हो गया है। अगले 5 साल में रीजनल प्लान तैयार किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक से इस परियोजना को लेकर आर्थिक मदद ली जाएगी। एलडीए में प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में एचसीआर योजना पर कई अहम फैसले लिए गए हैं और सबसे अहम फैसला इसकी कवायद में यह है कि कंपनी का चुनाव कर लिया गया है। डीपीआर इसका बनकर तैयार होगा। और इस बीच यूपी के शाहजहांपुर से खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे को लेकर एक खबर है। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार टैंकर ने 7 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार टैंकर ने सड़क किनारे चल रहे 7 लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल किन कारणों के चलते यह हादसा हुआ है, ये जांच का विषय है और पुलिस की ओर से इसमें जांच की जाएगी। फिलहाल 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं 3 लोगों की जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, उनके शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है। कल रात जो यहाँ पे हादसा हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल और कार के चल रहे थे, इसमें 7 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल हैं। 4 लोगों को लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। और इस बीच इटावा से एक बड़ी खबर आ रही है। पथराव मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इन्फ्लुएंसर गगन यादव ने भीड़ को बुलाया था, ये बताया जा रहा है। गगन यादव की कॉल पर लोग जो है इकट्ठा हुए थे। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था। 19 नामजद और 100 से ज्यादा अज्ञात पर एफआईआर दर्ज है। उत्तर प्रदेश के इटावा की घटना, जहां पर पथराव मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गगन यादव का नाम इसमें शामिल है। इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका में वो थे और पुलिस जांच में सामने आया है कि गगन यादव की कॉल पर ही भीड़ जो है इकट्ठा हुई थी, जिसने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस मामले में अब तक 19 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। पुलिस अब सोशल मीडिया रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ अभी। ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ अभी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको इटावा से बता दें। कथावाचक विवाद मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने अब तक 19 लोगों को हिरासत में लिया है। कुछ लोगों ने कल पुलिस पर पथराव किया था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कथावाचक विवाद भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी हुई है। पुलिस ने अब तक 19 लोगों को हिरासत में लिया है। कुछ लोगों ने कल पुलिस पर पथराव किया था, जिसके चलते पुलिस अब जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी यहां पर की गई है। 19 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और 19 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ पुलिस की ओर से की जा रही है। और कथावाचक से बदसलूकी का मामला जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये कल की कुछ तस्वीरें भी हैं, जहां पर पुलिस जब पहुंचती है वहां पर तो पुलिस पर पथराव किया जाता है। इटावा में कथावाचक के साथ हुए घटनाक्रम के विरोध में जालौन में ब्राह्मण समाज के लोगों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और समाज के प्रतिनिधियों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि घटना के बाद जो उपद्रव हुआ उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जालौन तहसील में ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष ने इस ज्ञापन को सौंपते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील की है।
शुक्ला ब्राह्मण चेतना परिषद की ओर से सभी लोग आज हमारे नगरवासी और क्षेत्र के वासी एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए और जो ब्राह्मणों के साथ वहाँ अत्याचार हुआ है ज़बरदस्ती का, जबकि कुछ लोग आधार कार्ड में नाम बदल के भागवत कथा कह रहे थे और उस पर जो विवाद हुआ है और उसमें जो ब्राह्मण समाज के लोगों को बंदी बनाया गया है, उनके साथ न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, उनको जल्दी छोड़ना चाहिए। ये घटना ये जानबूझकर यादव समाज द्वारा की गई है, इसलिए हम लोग इसका ज्ञापन दे रहे हैं कि प्रदेश में पूरी तरह शांति बनाई रखी जाए और ये प्रत्येक नगर में ये सौहार्द बिगाड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। इसका पूरा निष्पक्ष जांच होकर इसका समाधान किया जाए, यही मेरी सरकार से मांग है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जॉइंट सीपी बबलू कुमार का स्टेटमेंट सामने आया है। मुहर्रम को लेकर हमारी तैयारी पहले से चल रही थी, लोगों के साथ मीटिंग, पीस कमेटी की बैठक की गई है, थाना चौकी स्तर पर भी तैयारियां की गई हैं, जानकारी उनकी ओर से साझा की गई है। आयोजनों के साथ अलग अलग बैठकें की गई है, सुरक्षा की व्यापक तैयारियां की गई है। पुलिस बल पूरी तरह त्योहार को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह संजीदा यहां पर नजर आ रहा है, जहां पर जॉइंट सीपी बबलू कुमार का स्टेटमेंट भी इसको लेकर सामने आया है। के त्योहार के दृष्टिगत बहुत ही संवेदनशील रहा है और उसकी तैयारी और अन्य त्योहारों के लिए हम लोगों की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी के स्तर पर लोकल लोगों से मीटिंगें की गई हैं, पीस कमेटी की बैठक तथा जितने भी आयोजक हैं उन सभी के साथ अलग अलग बैठक कर ली गई है और जितनी भी उनकी समस्याएं थी उन सभी को संबंधित विभाग के साथ बैठकर। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।